हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैसे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट होती है, वहां पे कौन कौन से आपके मेजर फेज है। ग्लाइकोलिसिस के दो मेजर फेज थे, प्रिपरेटरी फेज और एक पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में आपने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका पे ऑफ फेज में एनर्जी गेन किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ग्लाइकोलिसिस क्या है और कहां पे ऑपरेट होती है। ओके, तो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस में 10 स्टेप्स होंगे और हर एक स्टेप को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा और एंजाइम का कोफैक्टर क्या है, और जो आपके रेगुलेटरी स्टेप्स है, तीन रेगुलेटरी स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तीनों रेगुलेटरी स्टेप्स पे पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होंगे, नेगेटिव रेगुलेटर क्या होंगे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो आपकी ऑपरेट होती है साइटोसोल में। हम एक सेल बना लेते हैं, ये हमने एक सेल बना ली है। इस सेल पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक ट्रांसपोर्टर, ये आपकी ल्यूमिनल साइड है सेल की। तो आपने जो भी डाइट ली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से आपके ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा। जो आपका ग्लूकोज है वो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर आएगा। इस ट्रांसपोर्टर का नाम है SGLT1, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 1। इसके थ्रू आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। क्या हुआ, ग्लूकोज सेल में आ गया है, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल में आ गया। अब जैसे सेल में ग्लूकोज आया, इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज। तो जैसे ही आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या ग्लाइकोलिसिस की पहली स्टेप्स के बारे में डिस्कस करें, तो बिजनेस की शुरुआत में ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसी तरह ग्लाइकोलिसिस में भी फर्स्ट स्टेप पे ही एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा। एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है एटीपी की फॉर्म में। क्या हुआ, एटीपी से एडीपी का कन्वर्जन हुआ और जो फॉस्फेट रिलीज हुआ वो फॉस्फेट जाके अटैच हो जाएगा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। जो यहां से फॉस्फेट रिलीज हुआ ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे जाके अटैच हो गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हो गया। ये आपकी एक यूनिडायरेक्शनल स्टेप है। मैंने डिस्कस किया था कि जहां पे भी एनर्जी इन्वेस्ट होगी ग्लाइकोलिसिस में, वो आपके यूनिडायरेक्शनल स्टेप होंगे और वहां पे रेगुलेशन होगा एंजाइम का। तो ये तो हमने बात की कि जनरलाइज टर्म में कि हेक्सोकाइनेज यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। पर आप लीवर सेल की बात करें या फिर बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज की बात करें, तो जो ये रिएक्शन है वो कैटलाइज होती है एक डिफरेंट एंजाइम से। उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। वो एंजाइम क्या है, ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज। और यहां पे जो कोफैक्टर यूज होगा वो कोफैक्टर यूज होगा Mg2 पॉजिटिव। जो आपके सभी रेगुलेटरी स्टेप्स है, सभी रेगुलेटरी स्टेप्स पे आपको देखने को मिलेगा कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये तो बात होगी आपकी प्रोसेस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है। जो आपका रेगुलेशन होगा वो हेक्सोकाइनेज का होगा, ना कि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम पे, क्योंकि जो आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो इस पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन होगा, जबकि ये ग्लूकोकाइनेज एक फॉलो करता है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को। यहाँ पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन नहीं हो सकता। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन होगा हेक्सोकाइनेज का। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेटर क्या है और नेगेटिव रेगुलेटर क्या है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ लोग रोकते हैं कि यार पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो वो आपके होंगे नेगेटिव रेगुलेटर। और जो बोलेंगे आपको पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपके लिए होंगे पॉजिटिव रेगुलेटर। इसी तरह इस स्टेप पे भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर। तो पॉजिटिव रेगुलेटर की बात करें हम, अगर पॉजिटिव रेगुलेटर की बात करें
तो पॉजिटिव रेगुलेटर होगा आपका AMP, कि सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन कम है ATP की, AMP की कंसंट्रेशन हाई है, तो उस कंडीशन में हेक्सोकाइनेज को पॉजिटिव रेगुलेशन जाएगा और ये स्टेप फास्टली मूव होगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ओके, अब नेगेटिव रेगुलेटर्स की बात कर ले हम। नेगेटिव रेगुलेटर में क्या होगा, एक तो होगा ATP। अगर सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है। अगर ऑलरेडी सेल के पास बहुत सारी एनर्जी है ATP की फॉर्म में, तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इसका नेगेटिव रेगुलेशन होगा, हेक्सोकाइनेज का जो ये प्रोसेस है वहीं स्टॉप हो जाएगी। एक तो होगा ATP, और दूसरा क्या होगा, अगर सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, ये स्टेप ऑपरेट हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो सेल नहीं चाहेगी कि ग्लूकोज से और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने, तो उस टाइम पे भी आपका नेगेटिव रेगुलेशन होगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या काम करेगा, नेगेटिव रेगुलेटर की तरह। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काम कर रहा है आपका नेगेटिव रेगुलेटर की तरह। ये सब डिस्कशन हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट स्टेप पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर, कोफैक्टर, एंजाइम्स, ये लीवर और बीटा सेल्स के अंदर ऑपरेट होगा, और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका बन गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ग्लूकोज जैसे ही आपने पैसा इन्वेस्ट किया फर्स्ट स्टेप में, अब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो होने लगेगा। जैसे आपका बिजनेस ग्रो हुआ, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कुछ चेंजेस आए, आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगा, तो वो चेंजेस आपको देखने को मिले कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया है। चेंजेस आए तो आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। ओके, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा फोस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। उसने क्या किया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपका बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल स्टेप है ये यहाँ पे। अब क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जैसे ही आपने देखा कि बिजनेस ने थोड़ा सा रूप चेंज किया है, चेंजेस दिखने लगे, ग्रोथ आने लगी, तो आप फिर से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, और जहां पे भी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है वो बाई डायरेक्शनल की जगह यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। जहां पे भी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है वो यूनिडायरेक्शनल स्टेप है। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई, एनर्जी किसकी फॉर्म में है, ATP की फॉर्म में। यहाँ पे भी क्या हुआ, ATP से ADP का कन्वर्जन हुआ, और जो फॉस्फेट रिमूव हुआ यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज हुआ वो जाके बाइंड कर जाएगा फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा, बिसफॉस्फेट बन जाएगा। ओके, बहुत से बच्चों को बिसफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट को लेके कंफ्यूजन होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल हम बना ले रहे हैं। ओके, यहां पे फॉस्फेट अटैच है एक पोजीशन पे, और किसी दूसरी पोजीशन पे एक और फॉस्फेट अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे बिसफॉस्फेट। ये आपकी कैसी कंडीशन है, बिसफॉस्फेट की कंडीशन है। और इसके अंदर क्या है कि एक फॉस्फेट अटैच है, इसी फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच है, इसको हम बोलेंगे बाइफॉस्फेट कंडीशन। तो बिस और बाई के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। अगर डिफरेंट पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है तो उसको बिस बोलेंगे, और एक फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच है उसको हम बोलेंगे बाई। तो ये आपका फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना। इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 नाम का एंजाइम है, वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, और इस रिएक्शन में भी आपका जो कोफैक्टर होगा आपका Mg2 पॉजिटिव।
तो एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, जब दोबारा आप पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, फिर आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर है, कुछ नेगेटिव रेगुलेटर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर की बात करते हैं इस स्टेप पे। आपके जो पॉजिटिव रेगुलेटर होंगे, जो आपके पॉजिटिव रेगुलेटर हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर तो वही आपका एएमपी की कंसेंट्रेशन अगर हाई है, एनर्जी में एनर्जी कम है, सेल के अंदर एएमपी है हाई, तो वहां पे आपका पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। और आपका फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है बना है, बिस फॉस्फेट है, वो भी आपको पॉजिटिव रेगुलेट करेगा। जो फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है वो बनता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम से, वो इस एंजाइम को पॉजिटिव रेगुलेट करेगा और इस रिएक्शन को फास्ट करवा देगा। ये तो रही पॉजिटिव रेगुलेटर की बात। अब नेगेटिव रेगुलेटर क्या होंगे? नेगेटिव रेगुलेटर क्या होते हैं? एक तो एटीपी कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा है सेल के अंदर, हाई एटीपी रिच है आपकी सेल, एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा है, तो वहां पे और ज्यादा प्रोसीड नहीं करेगी, तो ये नेगेटिव रेगुलेटर होगा। और एक होगा आपका सीट्रेट, सीट्रेट भी आपका नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो ये आपके जो रेगुलेटरी स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो टूट जाएगा। ओके, ये अभी तक क्या था, यहां तक की जो प्रोसेस है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था और एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम। ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 6 कार्बन है। अब क्या करेगा, एक एंजाइम है एल्डोलेज, वो क्या करेगा, इस फ्रक्टोज को टुकड़ों में तोड़ देगा। ओके, एल्डोलेज, एल्डोलेज, एल्डोलेज क्या करेगा, इस फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देगा डीएचएपी में, जो कि है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था और ये है आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। 6 कार्बन से अगर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स है डीएचएपी के जो 3 कार्बन के हैं, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहा है एल्डोलेज, और यहां पे कोफैक्टर यूज होगा Zn2 पॉजिटिव। अब आपका डीएचएपी बन गया, डीएचएपी क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और इस पे जो एंजाइम यूज होगा, इसमें एंजाइम यूज होता है ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज। यहां पे एंजाइम जो यूज होगा वो एंजाइम यूज होगा ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज, हम इसको सिर्फ आइसोमेरेज भी कह सकते हैं। तो ये आपके जो 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स है, ये आपके प्रिपरेटरी फेज के स्टेप्स है। यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है और सिर्फ एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ है फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे। इन दोनों स्टेप पे आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अब क्या हुआ आपका, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये क्या आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें कन्वर्ट हो गया और 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं इसके। प्रिपरेटरी फेज में क्या हुआ है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक कन्वर्जन हो गया है ग्लूकोज का, और 2 एटीपी आपके यूज हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका पे ऑफ फेज है, जहां पे आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा। और पे ऑफ फेज की बात करें तो पे ऑफ फेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उस स्टेप को अच्छे से देख लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज के बाद जो पे ऑफ फेज है, पे ऑफ फेज का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है। यहां पे क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया था। ओके, ये तो प्रिपरेटरी फेज में आपका फॉर्मेशन हुआ है। ये 2 मॉलिक्यूल है आपके, 2 मॉलिक्यूल्स है और 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है।
3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं आपके। जो आपका 6th स्टेप आएगा या फर्स्ट स्टेप ऑफ पे ऑफ फेज का बोलेंगे, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम आपका होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम आपका यूज हुआ। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे एक फॉस्फेट अटैच हुआ है। ओके, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट अटैच हुए। वो फॉस्फेट आए कहाँ से है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फेट कहाँ से आए, वो फॉस्फेट आए हैं HPO4 से। फॉस्फेट डोनर का काम कर रहा है HPO4। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, HPO4 एज ए फॉस्फेट डोनर काम कर रहा है और फॉस्फेट अटैच कर दिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां से यहां पे कन्वर्जन होगा NAD पॉजिटिव से NADH का फॉर्मेशन होगा। NAD पॉजिटिव से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और क्या हुआ, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड से एल्डिहाइड से ग्लिसरेट बन रहा है, मतलब एसिड बन रहा है। एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, तो ये प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीडेटिव स्टेप है। ये स्टेप कैसा है, ऑक्सीडेटिव स्टेप है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। एल्डिहाइड से एसिड बना आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। बात किया था कि जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो जो ऑक्सीडेशन का स्टेप है वो यही स्टेप है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ना प्रिपरेटरी फेज में पहले हुआ और ना ही आगे आपको ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीडेटिव स्टेप देखने को मिलेगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है इस स्टेप के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जो ये मॉलिक्यूल बना है, जो ये मॉलिक्यूल है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ये क्या है, फर्स्ट हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिसिस का। इससे पहले कोई भी हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल नहीं आया है ग्लाइकोलिसिस में। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट मॉलिक्यूल है हाई रिच। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, कि ये जो स्टेप है इसका रिवर्सल देखा जाता है केल्विन साइकिल के अंदर। केल्विन साइकिल की अपोजिट प्रोसेस है ये। केल्विन साइकिल में क्या होता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है और यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो ये क्या है, एक अपोजिट प्रोसेस है, अपोजिट टू केल्विन साइकिल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, अपोजिट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का ये एक अपोजिट स्टेप है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। एक तो ये कि फॉस्फेट डोनर की तरह काम कर रहा है HPO4। सेकंड क्या है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे और 2 NADH बन रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे, 2 NADH बने आपके। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। जो ऑक्सीडेटिव स्टेप है आपका, ये 6th स्टेप है पे ऑफ फेज का फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन हुआ। 4th पॉइंट क्या है, कि फर्स्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना है इस स्टेप में। और 5th स्टेप क्या है, केल्विन साइकिल का अपोजिट स्टेप है ये। ओके, तो ये आपका 6th स्टेप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम चलते हैं
आगे आगे क्या होगा, जो आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। वन 3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है एक मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 फॉस्फेट रिलीज हुए। ओके, 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का है। यहां पे क्या हुआ, फॉस्फेट रिलीज हुआ, तो फॉस्फेट रिलीज हुआ है सबस्ट्रेट से, तो क्या हुआ, एडीपी का यूज करके एडीपी पे जाके वो फॉस्फेट अटैच हो गया, एडीपी पे जाके वो फॉस्फेट अटैच हो गया और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज नाम का एंजाइम। इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है और यहां से फॉस्फेट रिमूव करके एडीपी पे अटैच कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि इस सबस्ट्रेट पे अटैच था आपका फॉस्फेट, इस सबस्ट्रेट से रिमूव हुआ फॉस्फेट और जाके एडीपी पे बाइंड हुआ और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको हमने क्या बोला, ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दो बार यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस में। जो फर्स्ट स्टेप है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, वो है आपका ग्लाइकोलिसिस का स्टेप नंबर 7। यहाँ पे 2 एडीपी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब हम समझते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस क्या है। हम बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच है फॉस्फेट, ये फॉस्फेट अटैच है। ये फॉस्फेट अगर यहां से रिमूव हो जाए, ये फॉस्फेट रिमूव हो जाए और जाके एडीपी पे बाइंड हो जाए, एडीपी है, एडीपी पे जाके ये फॉस्फेट बाइंड हो जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सबस्ट्रेट से ए नाम का कोई सबस्ट्रेट है, इससे फॉस्फेट रिमूव हुआ और जाके एडीपी पे बाइंड हुआ और एटीपी का फॉर्मेशन करवा रहा है, इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज नहीं हुआ है, सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फॉस्फेट रिलीज हुआ और वो फॉस्फेट जाके अटैच हो गया एडीपी पे। पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जैसे कि NaDH है, जब ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करेंगे। प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां से जो पीआई है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो जाके एडीपी पे अटैच होंगे, वो जाके यहां इन्वॉल्व हो रहे हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ओके, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो एडीपी के साथ जाके बाइंड हो रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन करवा रहा है, और जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ओके, अब हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, वो जनरेट होगा लाइट की वजह से। लाइट की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा और इसकी वजह से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एडीपी पे जाके बाइंड कर जाएंगे, एडीपी पे जाके बाइंड किया और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, इसको हमने बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको समझ में आ गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है और
फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। तो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है स्टेप नंबर 7 पे, जहां पे आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब हम चलते हैं आगे, स्टेप क्या आता है। अब क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। एंजाइम कैटालाइज करवा रहा है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये कैटालाइज करवा रहा है इस रिएक्शन को, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट आपका बन गया है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपका बनेगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट ये आपका 9th स्टेप है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है एंजाइम इनोलेज। इनोलेज इस स्टेप की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे 6th स्टेप पे आपका फर्स्ट हाई रिच एनर्जी मॉलिक्यूल बना था, तो ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट है ग्लाइकोलिसिस का सेकंड हाई रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये क्या है आपका सेकंड हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। वो आपका फॉर्म हुआ है 9th स्टेप पे, जहां पे इनोलेज ने वर्क किया और फोस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन करवाया। ओके और अब हम देखते हैं कि जो लास्ट स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस का, जैसे ही आप बिजनेस खत्म करके एक बिजनेस खत्म कर रहे हैं कि दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो आपका लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप पे भी आपके कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर होंगे और कुछ नेगेटिव रेगुलेटर होंगे। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो ये स्टेप होगा ये आपका यूनिडायरेक्शनल स्टेप होगा। लास्ट स्टेप जो है, यहाँ पे भी जो कोफैक्टर यूज होगा वो Mg2 पॉजिटिव यूज होगा और यहाँ पे K पॉजिटिव भी एज ए कोफैक्टर यूज होगा। इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज वो क्या करेगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट से इस रिएक्शन में क्या होगा, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में भी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ कि एडीपी का यूज करके एडीपी से यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन होगा और 2 एडीपी यूज होंगे, 2 एटीपी फॉर्म होंगे। क्योंकि यहां तक हमने देखा है हर एक स्टेप के अंदर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल चल रहे, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे, ये भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे। तो 2 एडीपी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और जो लास्ट आपका प्रोडक्ट बना है ग्लाइकोलिसिस का, लास्ट प्रोडक्ट जो आपका है वो है पाइरुवेट जो कि आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और 2 पाइरुवेट बने हैं आपके इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर। तो ये आपके कुछ मेजर स्टेप्स हो गए हैं ग्लाइकोलिसिस के। जो लास्ट स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस का पाइरुवेट काइनेज, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रेगुलेटर होंगे, पॉजिटिव रेगुलेटर आपके कौन कौन से होंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं। पॉजिटिव रेगुलेटर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। ओके, तो पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होंगे आपके। हम अगर पॉजिटिव रेगुलेटर की बात करें लास्ट स्टेप के, तो अगर आपका एएमपी है, एएमपी की कंसंट्रेशन हाई है, तो एएमपी क्या करेगा, एक पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएगा। एक तो हो गया एएमपी, और होगा आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट भी पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। और आपका नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम क्या करेंगे, जो रिएक्शन को रोकेंगे, स्टेप को पायरुवेट काइनेज को रोकेंगे, वो है आपके एटीपी। अगर हाई एनर्जी रिच सेल है तो एटीपी हाई है तो वहां पे भी नेगेटिव रेगुलेशन होगा। और अगर एलानिन है तो वहां पे भी आपका नेगेटिव रेगुलेशन होगा। ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में डिस्कस हो गया है। ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप्स है उन 10 के 10 स्टेप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सभी रेगुलेटरी स्टेप्स पे पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होंगे, नेगेटिव रेगुलेटर क्या होंगे, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये तो रही रेगुलेटर्स की बात, जो आपके रेगुलेटर हैं, जो आपके रेगुलेटरी पॉइंट्स है वहां पे। अब हम कुछ दो इनहिबिटर्स की और बात करते हैं जो आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज पे वर्क करेंगे और एक आपका वर्क करेगा इनोलेज पे। ओके, तो जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसका इनहिबिटर होगा आयोडो एसीटेट। इसका इनहिबिटर है आयोडो एसीटेट। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा कि जो ये एंजाइम है इसकी जो एक्टिवेशन साइट है वहां पे सिस्टीन रेजिड्यू पे जाके कोवलेंटली बाउंड हो जाएगा। कोवलेंटली बाउंड हो जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको सुप्रेस कर देगा, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। और जो ये इनोलेज है स्टेप नंबर 9, यहाँ पे फ्लोराइड है। फ्लोराइड क्या करेगा, इसको नेगेटिव रेगुलेट करेगा, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। तो ये कुछ रेगुलेटर्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एक स्टेप की आरबीसी के अंदर कुछ थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ग्लाइकोलिसिस में। जो आपकी ये स्टेप है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। इस स्टेप पे आपको आरबीसी के अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। वहां पे एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो थोड़ा स्किप हो जाएगा, उसकी जगह बीच में कुछ और इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो ये आरबीसी के अंदर स्टेप नंबर आपका 7 है, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, उस स्टेप में क्या चेंज आता है। जो ये स्टेप है इसको हम आरबीसी के अंदर बोलते हैं रेपोपोर्ट ल्यूब्रिंग पाथवे। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ये है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बिस फॉस्फोग्लिसरेट है आपका। 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या होगा, ये बाईपास कर जाएगा एटीपी प्रोडक्शन वाली स्टेप को, और यहां से इससे क्या बनेगा। नॉर्मली तो सेल के अंदर क्या बनता है, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नॉर्मली सेल के अंदर बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये बनेगा नॉर्मल सेल की बात करें तो। पर आरबीसी के अंदर 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा, 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम 2,3-बीपीजी बोलते हैं। ये क्यों बनता है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है, उस हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन को रिलीज करवाने का काम करता है 2,3-बीपीजी। अनलोडिंग करवाता है ऑक्सीजन की, ताकि जो आपका जो टिश्यू है, टिश्यू को हाई ऑक्सीजन या एरोबिक कंडीशन मिल सके, हाई एरोबिक कंडीशन मिल सके टिश्यू को, इसीलिए 2-बीपीजी का फॉर्मेशन होता है। ये क्या काम करवाता है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन करवाता है। इसका काम क्या है, अनलोडिंग
ऑफ ऑक्सीजन। O2 की क्या करवाता है, अनलोडिंग करवाता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जो आपकी ऑक्सीजन है उसका करवाएगा अनलोडिंग। इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इस रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहा है बिसफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ने क्या किया, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहां पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है, उसने क्या किया, यहां से फॉस्फेट रिलीज करवा देगा। तो ये प्रोसेस ऑपरेट होती है रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग पाथवे आपकी आरबीसी के अंदर। ये किस स्टेप को स्किप कर देता है, जो यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था एडीपी से, इस स्टेप को स्किप करवा देता है। ओके, ये स्टेप फॉलो नहीं होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर 2,3-बीपीजी का फॉर्मेशन होता है, और ये स्टेप स्किप होके इंटरमीडिएट बनता है 2,3-बीपीजी, और वहां से बनता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो ये सब डिस्कशन था आपका ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस आपका कंप्लीट हो गया है। ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार का आपका ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड डाउट है, तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, कोशिश कर सकूं कि आपकी क्वेरी दूर हो जाए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।